नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव का देश में शोर है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और लगातार घटते मतदान प्रतिशत से राजनीतिक पार्टियों की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। इस बीच नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ ही उनके जीत के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी एनडीए के 400 पार करने की बात लगातार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे नामुमकिन बताते हुए बीजेपी के 200 पार करने को भी मुश्किल बता दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता जो हैं शशि थरूर ने बीजेपी के 400 पार के नारे को एक मजाक बताया है। उन्होंने कहा कि 300 पार करना उनके लिए असंभव है और उनके लिए 200 पार करना भी बड़ी चुनौती है। भाजपा को केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 में भी खराब था और इस बार और खराब होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ बीजेपी में 400 पार करने को लेकर पूरा आत्मविश्वास दिख रहा है। अगर बात करें हरियाणा की, तो 25 मई को होने वाले मतदान के लिए क्षेत्रीय दल भी पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह बनता है कि कौन जनता के किए वादों को पूरा करता है, जनता से किए वादों को पूरा करता है, या फिर किसके दावों को इस बार जनता फेल करने वाली है। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमानों को पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है, तो सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। सबसे पहले हमारे संवाददाता गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह गहलोत प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने संवाददाता के पास जाते हुए विजेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी सियासी तापमान कैसा, माहौल कैसा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो है वो लगातार कह रही है कि भाई 200 पार भी इस बार बीजेपी नहीं जाने वाली है, लेकिन अगर धरातल की बात करते हैं तो ये चीजें धरातल में कितनी साकार हुए आप देख पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं और ऐसे में जहां भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, वहीं विपक्ष उसको नकारते हुए 200 पार करने की भी बात करे कि 200 पार नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन किसको समर्थन देगी ये तो मतदान के बाद ही साफ हो पाएगा। 7 चरणों में चुनाव होने हैं और ऐसे में आपको बता दें हरियाणा का जो पारा है वो भी कहीं ना कहीं लगातार ऊपर चल रहा है और ऐसे में जहां भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी का मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो राज बब्बर को टिकट दिया है और ऐसे में लगातार रैलियों का दौर चल रहा है। राव इंद्रजीत भी लगातार मेवात, रेवाड़ी, बावल, गुरुग्राम में चुनावी दौरे कर रहे हैं। आज उनका गुरुग्राम में चुनावी दौरा है। लगातार कई प्रोग्राम रखे गए हैं। तो इसी तरह से लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने चुनावी दौरे कर रही है, लेकिन इस तरह का जो माहौल लगातार बनता नजर आ रहा है कि भाजपा जो 400 पार का नारा दे रही है वो कितना सार्थक हो पाएगा, ये लगातार विपक्ष उस पर तंज कस रहा है। ठीक है विजेंद्र, आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपसे सवाल लेते हुए जानना यही चाहूंगे कि आप कहते हैं इस बार 200 पार भी नहीं होने देंगे बीजेपी को, या फिर वो मुश्किल है, बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, तो क्या आपको लगता है अगर 200 आप बीजेपी के खाते में डालने की बात करें तो क्यों कांग्रेस के खाते में इस बार कितने आने वाली है? ये जो 400 नारा दिया, नारा तो कोई भी लगा सकता है। ये नारा तो शुक्र है 400 दिया, ये नारा तो 543 का भी लगा सकते थे। जैसे हरियाणा में इन्होंने लगाया था 75 पार, तो 40 में रहेगी। तो 400 सीट पार करना नामुमकिन है, क्योंकि इनको ये ज्ञान होना चाहिए। बीजेपी वर्कर्स भी बैठे हैं, मैं इनको याद दिला दूं, नॉर्थ इंडिया में 99% सीटें इनकी हैं। तो सीटें बढ़ेंगी कहां? दक्षिण में इनके कोई गिनती नहीं है, तो सीटें बढ़ेंगी कहां? ये तो है नहीं कि लोकसभा की सीटें 723 हो जाएंगी तो जाकर इनको 400 मिलेंगी। ये बेमानी नारा है, सिर्फ अपनी हवा बनाते हैं। उस नारे की हवा निकल चुकी है। ये मेरे हिसाब से 200-250 बीच में रह जाएंगे, इससे ज्यादा सीटें कहीं की आएंगी। और ये खुद भी देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 400 नारा लगाना बंद कर दिया कि उन देख रहे हैं पूरे इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है कि उन्होंने काम तो कुछ किए नहीं। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा निकल गई, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की हवा निकल गई, इनके पास नेता नहीं है, इनके नेता छोड़ के जा रहे हैं। जनता में छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कहता हवा निकली, लेकिन 400 का नारा नहीं पार होगा।
ये अपनी 400 बात पे रहे। और रही नहीं तो फिर अपना बताइए ना। चलिए ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात कि आप कहेंगे कि हम उनको 400 पार नहीं करने देंगे, तो आप बताइए कांग्रेस कितनी पार जाने वाली है इस बार? देखिए, इंडिया गठबंधन 250 के करीब रहेगा। अच्छा, तो 250 कह रहे हैं कि आप 200-250 बीजेपी जाएगी, 200-250 इंडिया गठबंधन जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता को मैं याद करा दूं दूसरी बात, जो 400 नारा पार कर रहे हैं, 400 की शकत तो 400 तो कांग्रेस कब तक पार चुकी है? आज से 40 साल पहले पार कर चुकी है। ये आप सपना देख रहे हैं। कांग्रेस तो वो रिकॉर्ड बना चुके हैं जिंदगी में कभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। ये तो 10 साल के। तो फिर आप रिकॉर्ड घटा क्यों रहे हैं? अगर ये रिकॉर्ड आप पहले ही दर्ज कर चुके हैं तो अब आप रिकॉर्ड घटा क्यों रहे हैं? 75 साल देखिए, हमारे कांग्रेस ने 65 साल किया है। थोड़ी बहुत करेक्शन आना स्वाभाविक है, कोई भी परिवार बना होता है तो एक पल के बाद गिरावट आती है। जनता भी चाहती है कोई नया देखे। जनता ने नया 10 साल का शासन देख लिया। मैं आपको इतनी जरूर गारंटी कर सकता हूँ, हम तो 55-65 साल के बाद भी जिंदा है। अगर ये 15-20 साल और भी राज कर गए ना तो इनका इतिहास हो जाएगा। ये इतिहास में नजर भी नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को अभी भी याद करते हैं। मैं ये अपने घमंड से नहीं कह रहा, मैं एक आपको प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। 10 साल के बाद ये लोग पहुंच चुके हैं, इनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मोदी नाम है, झूठी गारंटी का नाम। रोजगार की अगर गारंटी चाहिए, झूठ का काम चाहिए, महंगाई बढ़ानी है तो मोदी को लाओ। नीरज जी लौटूंगी आपके पास। जो आरोप आपने लगाए हैं, जो सवाल आपने दागे, भूपिंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। भूपिंदर जी, इनका कहना है कि ये सब हवा हवाई है, लेकिन इनके बड़े नेता भी कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि 400 पार तो ये सपना है, ये पूरा नहीं हो सकता, 200 पार भी मुश्किल है आपका। देखिए ज्योति जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। कई सीटों पे तो इनके उम्मीदवार पर्चा ही उठा ले गए और कई सीटों पर इनको उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं। मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में इनको उम्मीदवार ही नहीं है इनके पास। कहीं राज बब्बर को उठा के ला रहे हैं, कहीं उत्तराखंड से उठा के ला रहे हैं। इनके पास ना उम्मीदवार है, ना इनका कोई लेना देना है। तब राज बब्बर को आप उम्मीदवार नहीं मान रहे भूपिंदर जी? नहीं, मैं कहता हूँ उम्मीदवार है ही नहीं। हरियाणा प्रदेश से उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं भूपिंदर जी, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी तो आप उठा के ले जा रहे हैं, तो हम उठाएंगे। नहीं, देखिए, हम किसी के प्रत्याशी नहीं उठा रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, उनसे प्रभावित होकर सारी देश की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता और नेता हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और हमारी योजनाओं से प्रभावित होकर जो हमारी तरफ आ रहा है हम उनको ले रहे हैं। हम कोई कांग्रेस पार्टी की तरह तो है नहीं कि अपने आदमियों को लठ मार के भगा दें। कहीं इन्होंने पीछे तवर को लठ मार के भगा दिया था, तो जब भगा दिया था तो वो कहीं तो जाएगा ना। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इनका क्या हाल है। किरण चौधरी कह रही है इसकी हम रोड निकाल देंगे, जितनी ज्यादा हमारी मदद की उससे ज्यादा इनकी मदद हम करेंगे। किस तरह से इनके फरीदाबाद में जब नॉमिनेशन होता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो सकारात्मक बात हुई ना भूपिंदर जी, जितनी इन्होंने हमारी मदद की उससे ज्यादा मदद करेंगे। अरे भाई, मदद का मतलब यह है कि उसकी जमानत जब्त कराई थी पीछे, श्रुति तीसरे नंबर पर आई थी, तो वैसे इसको वो तीसरे नंबर से भी इसको चौथे नंबर पर ढकालने की बात कर रही है। और मैं ये कहता हूँ कि ना तो यहाँ श्रुति आई इनकी नॉमिनेशन में और ना सिरसा में भूपेंद्र हुड्डा गए, ना फरीदाबाद में गए, और जो कुरुक्षेत्र में नॉमिनेशन हुआ ना कोई दूसरा ग्रुप आया। ये तो इनका इतना लठ बजा हुआ है, इनका बुरा हाल है। इनको तो कांग्रेस के लोग कांग्रेस को ही हरा देंगे, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज बंगाल की बात कर लीजिए, 30 से भी ज्यादा सीटें हम बंगाल में जीत रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पीछे कांग्रेस की कुछ सीटें आई थी वहीं नहीं है सीट, यहाँ ये कहाँ से आएंगे। इनका सूरत में तो इनका उम्मीदवार ही नहीं मिला, भाग गया। और इंदौर में इनका जो कैंडिडेट था वो उठा के अपना फार्म ही भाग गया। तो ये कहना कि इनका हमारी तो 400 सीट से ऊपर आएंगे, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। और जहाँ 1-2 सीटों पर पिछली बार इनकी जमानत बच गई थी, वहां भी जमानत जब्त होने की बात करेंगे। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सब जानते हैं किस तरह से इन्होंने किसानों की जमीनों पर डाकर डाला था, किस तरह से खर्ची पर नौकरी। गहलोत साहब, आगे चर्चा आपसे करेंगे, और भी मेहमान बने हुए हैं, लेकिन अपने संवाददाता के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगी। वीरेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विजेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इनका खैर ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है पार्टियों का, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही विजेंद्र? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ने का आपसे प्रयास करेंगे। लेकिन नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, ये कह रहे हैं कि आप ही के नेता भाग भाग के जा रहे हैं, कोई
नामांकन कराने के बाद भाग रहा है और आप कांग्रेस को डुबा देगी, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। अपनी व्याख्या कैसे भी कर सकते हैं, जब आपने इनको कहा कि तो अच्छी बात है, ये उस बात के सेंटेंस की व्याख्या कैसे करते हैं इसका मैं कोई जवाब देना चाहता। रही इनके पास खुद की कैंडिडेट क्या है, आज 10 एमपी में 6% एमपी हमारे हैं, 7% एमपी। इनको भूलना चाहिए कि ये बात ध्यान नहीं रखनी चाहिए। इनका कोई भी दाता दो इल्जाम लगाते अपने उप देखें। ये नवीन जिंदल को उनके प्राइम मिनिस्टर कोयला चोर बोलते थे कि उसकी 30,000 की दलाली पर कोयला 30,000 करोड़ रुपए निकालूंगा। आज उनको सिर्फ सत्ता की लोग के लिए अपनी पार्टी में ले वहां से टिकट दे दिया। ये दोहरे चित्र की बात करते हैं। कहा इनका भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बोलते हैं वही तो वो कह रहे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से खुश होकर यहाँ आएगा हम उसे शामिल करेंगे, हम अपनी पार्टी में उसे जगह ठीक है मैडम, हम आपकी बात से सहमत हूँ, आप शामिल कीजिए। फिर भ्रष्टाचार क्यों बोलते हैं दूसरे दल को? भ्रष्टाचारी दल को बोलते हैं, उनके नेताओं को भ्रष्टाचारी बोलते हैं और उसको अपने पार्टी लेने गुरेज नहीं करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? चंडीगढ़ का हाल देखा आपने, ये सत्ता चोर है, सत्ता के इतने लालची हैं, इनका सिर इतना गिर गया है, इन्होंने राजनीतिक स्तर इतना गिरा गया, पूरी विश्व में कोई नहीं गिरा सकता। मैं एग्जांपल दूंगा चंडीगढ़ का, मेयर बना लिया, बाद में हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या किया, पूरे विश्व में बेइज्जती कराई छोटे से इलेक्शन के लिए, मुंह की खानी पड़ी। आप देखिए ब्रिजभूषण के लड़के परिवार करते हैं, ब्रिजभूषण का आपके यौन शोषण का आरोप लगा था, करोड़ों लड़कियों के साथ धोखा करा इन्होंने, आज उसके लड़कों को टिकट दे दी। क्या इतना स्टैंडर्ड रह गया कि जिसपे यौन शोषण का आरोप लगा उसके लड़के को टिकट दे दी? अब परिवारवाद कहां चला गया? अपने परिवारवाद की लिस्ट खोल के देखें। अच्छा, तब तो आप विरोध कर रहे थे कि ब्रिजभूषण को टिकट नहीं मिलना चाहिए, अब नहीं दिया तो फिर? मैडम मैं परिवारवाद तक कह रहा हूँ, वो अच्छा किया नहीं मिला, उसके लड़कों को दे दिया, परिवारवाद की बात कर रहा हूँ। ये कहते हैं ना कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है, हम परिवारवाद नहीं करते, तो उनके बेटे को टिकट क्यों दिया? मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। आपने खुद की लिस्ट देखिए, जो 547 एमपी की सीट है उनमें कितने बच्चों को सीट दी है, मैं इस बात को जवाब दे रहा हूँ। अच्छा उसका टिकट कट गया, उसको तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, उसको और सजा मिलनी चाहिए थी। ऐसे हरियाणा में देखिए संदीप खेल मंत्री दूसरी ये कह रहे हैं नामांकन पे नहीं गए, एक अकेला आदमी सबके नामांकन पे जाएगा। खट्टर साहब कितने नामांकन पे गए, या आपके नायब सैनिक कितने नामांकन पे गए, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है ना। महेंद्र प्रताप जी खुद इतने बड़े शख्सियत हैं, और दूसरा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयवान जी आगे, फिर किसकी क्या जरूरत है? वो अपने काम में व्यस्त है। ये बेकार की बातें करते हैं, विकास के मुद्दे में बात कीजिए, आप बेरोजगारी में बात कीजिए। अच्छा, तो ये बताइए आप जो हुड्डा साहब नामांकन पर नहीं गए, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया, क्या ये सही था? क्या आप व्यस्तता की बात कहते हैं इसमें कि व्यस्तता थी इसलिए नहीं जा पाए? उनके रोहतक प्रोग्राम लगाए तो कहो तो मैं आपको प्रोग्राम भेज देता हूँ, प्रोग्राम की लिस्ट हम पे आ जाती है, वो व्यस्तता के कारण नहीं गए। ठीक है, प्रोग्राम की लिस्ट हमारे पास भी आ जाती है, लेकिन मेरा सवाल देखिए उदयवान जी आए थे और हमारे प्रभारी थे दीपक बवरिया, दोनों कोई बड़े छोटा चेहरा नहीं है, ये दोनों आ गए तो जरूरी है 3-3, 4 आदमी आएंगे। और दूसरी कह रहे हैं कि एक बार तो समर्थन देने की आप बात कर रहे हैं, एक बार कह रहे हैं कि हम साथ देंगे, दूसरी तरफ आप नामांकन में ही नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भाई हर आदमी हर नामांकन पे नहीं आ सकता, सब साथ है। कांग्रेस पार्टी एक दूसरे चुनाव लड़ेगी, ये इनको अपने चश्मे से दिखता है फूट का है। अरे अपना फूट देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने क्या किया नामांकन में, क्या कितनी कुर्सियां, खाली 200 कुर्सी लगा के स्वाद कर दिया। आप अपने को देखिए ना, हम पे क्यों करते हैं? मैं इसलिए क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब हरियाणा की सरकार गई कांग्रेस की, हरियाणा की कांग्रेस सरकार गई, जब देश में कर्जा कितना था और अब कर्जा कितना है बताइए? इन्होंने नाम लिया कर देगा एक बार भी? आप 60,000 करोड़ कर्जा था, आज 4.5 लाख करोड़ कर्जा है। ज्योति जी आप पे भी 1,23,608 रुपए कर्जा है, मुझसे भी है, और ये जी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं उन पे भी है, जसपा के प्रवक्ता सब पे जो शब्दाता है उन सब पे कर्जा है। इस बात को जवाब देंगे क्या? ये चलिए ले लूंगी, बातें करते हैं, इस बात का जवाब भी ले लूंगी, इस बात का थोड़ा सा रोकूंगी आपको, क्योंकि हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र, क्योंकि गुरुग्राम की आप बात कर रहे हैं तो वहीं की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम सीट से एक बात सामने आई थी कि जब फेक लिस्ट आई थी कांग्रेस की, जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि हमारी लिस्ट नहीं है, राज बब्बर का नाम उसमें आया था, लेकिन जब ओरिजिनल लिस्ट आई कुछ समय बाद उन्हीं का नाम वहां से आया और तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लगे कि ये जो है सही नहीं हो रहा है और कैप्टन अजय यादव इसको लेकर के नाराज दिखे। तो वहां के सीट का समीकरण आप क्या देख पाते हैं? ज्योति देखिए, बिल्कुल ठीक है कि सबसे बड़ी बात है कि जब कैप्टन अजय सिंह यादव लगातार टिकट की बात कर रहे थे, वो गांव के दौरे कर रहे थे, जैसे ही राज बब्बर का नाम सामने आया तो कहीं ना कहीं उनका मीडिया में काफी बयान आया, काफी विरोधी बयान भी उनका सामने आया और विरोध भी किया। लेकिन जिस तरह से टिकट कटा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान जरूरी है। कल भी
जब रैली नामांकन भरने राजभवन में पहुंचे थे तो यहाँ भी जो समर्थक थे कैप्टन अजय सिंह यादव के, कोई समर्थक वहां पर नहीं पहुंचा था, काफी भीड़ भी कम थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान जरूर है और ये विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है कि कैप्टन अजय सिंह यादव जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे इनका टिकट कट सकता है, और हालांकि यही हुआ कि उनका टिकट कट गया। हालांकि जनता यही कह रही है कि अगर कैप्टन अजय सिंह यादव को टिकट मिलता तो बेहतर होता, लेकिन फिलहाल राज बब्बर को मैदान में उतारा है। किस तरह का चमत्कार होने वाला है ये भी देखना होगा, क्योंकि पंजाबी चेहरा है, क्या पंजाबी वोटों को वो साथ पाएंगे, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है और जिस तरह से अलग अलग समीकरण यहाँ पर है, यादव बहुल्य वोट यहाँ पर है और राजेंद्र वहाँ पर लगातार उसका कब्जा रहा है और कई बार मंत्री और सांसद रहे हैं। कारण क्या रह सकता है? कारण विजेंद्र इसका क्या मान सकते हैं कि राज बब्बर को इस बार फिर कांग्रेस ने चुना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो समीकरण की बात करें तो समीकरण पंजाबी चेहरे को देखकर कांग्रेस ने यहाँ से उतारा है और फिल्मी जगत के वो अभिनेता भी रहे हैं, इसको देखते हुए यहाँ पर उतारा है। लेकिन यहाँ जिस तरह से जब से नामांकन भरा, जब से वो यहाँ पर पहुंचे हैं, यही आवाज उठ रही है सत्तापति बाहरी कैंडिडेट को उतारा है तो इनका कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन राज बब्बर भी इस बात का जवाब देते नजर आए हैं कि मैं भारी नहीं हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ। हरियाणा में मेरी रिश्तेदारी है, फरीदाबाद में रिश्तेदारी है, अम्बाला में रिश्तेदारी है, इस तरह की बात राज बब्बर कहते आए हैं। लेकिन अब क्या समीकरण पे बैठेगा, जनता किस तरह से देखती है और जो वोट बैंक है वो किधर खिसकेगा, ये भी देखने वाली बात। बिल्कुल, ये तो देखने वाली ही बात। चेहरा उतारने के बाद किस तरह की वोट साधने की कोशिश की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है विजेंद्र, लौटूंगी आपके पास, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गहलावत जी, आपके चश्मे से आप देख रहे हैं, धरातल की हकीकत कुछ और है, कह रही है कांग्रेस। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं नहीं कह रहा, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी सेल के अजय यादव, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि राज बब्बर कौन है, हम तो जानते नहीं और इसको टिकट देने का क्या मतलब है, और मैं तो इसके उसमें प्रचार में भी नहीं जाऊंगा। और जो बैकवर्ड क्लासेस के पार्टी के खिलाफ है उनको कौन राय देगा? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी काफी टिकट इन्होंने काट लिया और इन्होंने जिस तरह से कांटा निकालने का, हुड्डा साहब तो सबका कांटा निकालने का काम करते हैं, ये तो किसी को जिताना नहीं जानते, ये तो प्लानिंग बनाते हैं कि इनकी मर्जी का जो कैंडिडेट नहीं उसको कैसे हराया जाए। इनको तो सिर्फ अपने बेटे की चिंता है और उसी के लिए ये सारा ताना बाना बुन रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछली बार वो 7,000 से चुनाव हारा था, अब की बार 50,000 से ऊपर हारेगा रोहतक सीट। ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो आदरणीय नरेंद्र मोदी की लहर है और जो हमने बिना खर्ची पर्ची पे नौकरी दी, युवा सारे उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह से हमने परिवारवाद की जहां बात आती है तो उन्होंने अभी बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि आप उन पे आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, वहां पर क्या हो रहा है? नहीं, मैंने परिवारवाद की बात ही नहीं की। मैंने ये कहा इनका ओबीसी सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 6 बार एमएलए बना था उसका टिकट काट दिया इन्होंने। उसमें कहां से, क्योंकि ये लोग ओबीसी के खिलाफ हैं, राज बब्बर को कहां से उठा लाए? क्या जरूरत थी उसकी? क्या हरियाणा प्रदेश में कोई भी इनके पास नेता नहीं था? और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप हरियाणा दिल्ली इनके साथ में दिल्ली हमारा तो अच्छी बात हो गई ना, अगर आप उसको मैं ये कहता हूँ दिल्ली आप इन्होंने एक आदमी का नाम लिया बावरिया का कि वो नॉमिनेशन कराने गए। दिल्ली के जो इनके राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष थे लवली, उन्होंने तो बयान दिया, राजकुमार जी ने तो बयान दिया कि इसे बावरिया ने तो भट्ठा बिठा दिया हमारा, इसको यहाँ से वापस बुला लो, और वो पार्टी भी छोड़कर चले गए। एक पार्टी का जो स्टेट का अध्यक्ष है, जब वही पार्टी छोड़ के चला जाता है तो फिर क्या बात रहेगी? मैं ये कहता हूँ इनका कुछ भी नहीं है, इनमें इतनी गुटबाजी है, इनका ना संगठन है, ना लेना ना देना है, ये तो मठा भीत है पार्टी में, वो एक दूसरे की टाइम खिंचाई करने की काम करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ इनका हरियाणा प्रदेश में, ना देश में ना हरियाणा प्रदेश में इस पार्टी का कुछ नहीं है। लेकिन माँ बेटे की पार्टी है, वहाँ माँ बेटे की पार्टी है, यहाँ तो कुछ नहीं है। वहाँ तो राहुल के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा, राहुल है और कोई इनके पास नेता नहीं। यहाँ कहते हैं उड्डा करते हैं, इसके अलावा कोई नेता नहीं, इनका कुछ नहीं है। ना तो इनका इतना ग्रुप बाजी है, एक भी आदमी जो एसआर के ग्रुप का था, चाहे वीरेंद्र सिंह,
कोई भी किसी भी गहलोत साहब नॉमिनेशन से नहीं लौटूंगी गया। आपके पास, थोड़ा समय की कमी है यहाँ पर। नीरज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात, नीरज जी आपसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। गहलोत जी, एक और सवाल मेरा आपसे, ये तो रही कांग्रेस की बात, लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी भी बड़ी बड़ी बातें कह रही है। जेजेपी तो ये कह रही है कि भाई 2 सीटें ही शायद इस बार हरियाणा में बीजेपी को मिलेंगी। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए कोई बात नहीं, भूपेंद्र जी आपसे भी दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे, नेटवर्क की थोड़ा सा समस्या है। विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, अलग अलग बातें कहती है पार्टी, कहीं 400 पार की बात होती है तो दूसरी तरफ वो पार्टी उसको नकारने की बात करती है। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से हम देख सकते हैं, आपने बताए गुरुग्राम सीट का हाल आपने बताया कि अगर कैप्टन अजय यादव को उतारा जाता तो हो सकता है परिस्थितियां कुछ और होती। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी हैं वो ये कहते हैं, विपक्षी नहीं कहें, बीजेपी कहे साफ तौर पर, उनका ये कहना है, चाहे अगर विपक्ष की भी हम बात करते हैं, इनेलो की बात करते हैं, जेजेपी की बात करते हैं, तो कांग्रेस को लेकर के वो ये कहते हैं कि जो भी प्रत्याशी उतारा गया है उसमें गुटबाजी साफ देखी जा रही है। उसमें ये हुड्डा और बीजेपी के मिलने की बात कहीं ना कहीं कही जाती है कि हुड्डा साहब बीजेपी से मिले हुए हैं, इसलिए जानबूझ करके कमजोर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है धरातल पर, क्योंकि आप लगातार जुड़े रहते हैं, काम करते हैं, तो आप कैसे, किस तरीके से इसको देख पाते हैं? मेरी आवाज विजेंद्र आप तक पहुंच पा रही है? चलिए कोई बात नहीं, विजेंद्र आपसे दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 2024 का ये रण है, चुनाव चल रहे हैं, लगातार 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें से 2 चरणों का मतदान हो चुका है। लेकिन बाकी चरणों की तैयारियों में दल फिलहाल जुटे हुए हैं। तीसरे चरण की जो वोटिंग है वो 7 मई को होनी है। उससे पहले पार्टियों ने कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खासकर जारी है। जहां इस बार एनडीए 400 पार का लक्ष्य लेकर के चली है, बीजेपी 370 पार का लक्ष्य लेकर के चली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का यह पूरा प्रयास रहेगा कि वो बीजेपी को लक्ष्य छूने ना दे। इसके लिए वो आरोप भी लगा रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप भी कर रही है और फील्ड पर भी एक तरीके से कमर कसती भी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन का अपना आत्मविश्वास है कि इस बार 400 पार करेंगे। हालांकि इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या जनता तय करती है, जनता किसके हाथों में सत्ता सौंपेगी, ये तो जनता के हाथ की ही बात है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो खूब फजीहत पार्टियों की चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता है, माफ कीजिएगा, शशि थरूर, उन्होंने भी बड़ी बात कही थी कि 200 पार भी इस बार बीजेपी पहुंचने वाली नहीं है। इसी बीच भूपेंद्र गहलोत जी हमारे साथ बने हुए। भूपेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यह भी बनता है, ये तो कांग्रेस की बात रही जो मैंने आपसे अब तक पूछा, लेकिन जेजेपी की जहां पर बात करते हैं वो भी यही कहती है, दुष्यंत चौटाला साहब कहते हैं कि इस बार तो 2 सीट भी ना आने की बीजेपी की। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष के लोग हैं, बौखलाए हुए हैं, वो बेचारे कुछ तो कहेंगे। मुझे आप इनका पूरे देश में एक राहुल के अलावा एक आदमी ऐसा बता दो जो इनका नेता हो या जिसकी कोई बात सुनता हो। हमारे पास तो 50 नेता है और इनके पास हुड्डा के अलावा इनका आप हरियाणा प्रदेश में बता दो। इनका इतना बुरा हाल है, ये बेचारे जब इनको हार का डर है तो ये कुछ ना कुछ तो कहेंगे। बौखला जाता है आदमी तो ऐसी हरकतें करता है, ऐसी बातें करता है। इनका हरियाणा प्रदेश में और देश में कुछ भी नहीं है। 400 पार सीटें हम जीत के आएंगे और फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। इसमें किसी किस्म की कोई संकोच करने की और शक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बात और कहते हैं ये लोग कि जो बीच में बातें चली थी, मंगलसूत्र वाला बयान चला था, चाहे आरक्षण चला था, चाहे और भी तमाम सारे मुद्दे थे, उस पर इन लोगों का कहना यह होता है कि आप लोग डर गए हैं, आप लोगों को पता है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी होने वाली है, इस बार सत्ता विरोधी लहर चल रही है, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो आदमी बौखला जाता है वो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि ये सारे लोग घोटालों में संलिप्त हैं। वो ये डरे हुए हैं कि जब तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भ्रष्टाचार पर किस तरह से अंकुश लगेगा। और जो ये भ्रष्टाचारी बाहर बचे हुए हैं, ये इन्होंने एक इंडिया गठबंधन बना लिया। आप इनसे यही पूछ लो कि ये जो चोरों का ग्रुप बना है, इसका सरदार कौन है? इनका सरदार ही नहीं है, इनको पता ही नहीं सरदार कौन है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही ऐसी बातें करते हैं जिसमें कोई दम नहीं होता। हम बिल्कुल से 400 पार की सीट पार करेंगे और देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करेंगे। ये तो भ्रष्टाचारी लोग डरे हुए हैं, सारे जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं वो इकट्ठे हो गए और आज हमारे पर आरोप लगाते हैं एनडी गठबंधन, ईडी का, दूसरे का। अरे लालू यादव को किसने सजा दी थी? यहाँ ओम प्रकाश चौटाला को किसने सजा दी थी? जब राहुल पे और सोनिया पे केस बना, जब किसकी सरकार थी?
ये तो देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनको तो जेल में जाना पड़ता है। कभी ना कभी ये तो है कि देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में ठोकने की आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो कसम उठाई है, उससे ये डरे हुए हैं और उससे डर करके ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इनका बाकी ना हरियाणा प्रदेश में ना पूरे देश में कुछ नहीं है। ठीक है गलावत जी, समय की थोड़ा सा कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खास खबर देख रहे थे आप। चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।